नमस्कार। सभी लोग आ गए होंगे। हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, आज हम लोगों को अगला टॉपिक करना है। कल की क्लास में हमने किया था गद्यांश। आज हम करेंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या है, क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी। प्रतिस्थापन। अब देखिए, ब्लैक का बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए बेटा। नहीं होगा क्योंकि ये पीडीएफ है, और पीडीएफ क्योंकि वाइट पर बनी हुई है तो ये ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होगा। आप ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा सही दिखेगा। ठीक है, मोबाइल पे डिपेंड करता है। किसी मोबाइल पे सही दिखता है, किसी मोबाइल पे इस तरह से लगता है। तो आप नाइट विजन जो होता है वो भी अगर शुरू करके देखेंगे तो भी आपको सही दिखेगा। ठीक है, तो उस तरह से कर सकते हैं। चलिए, आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताती हूँ, समझाती हूँ। ध्यान रखिए कि जो आपकी परीक्षा है, सबसे पहले इसे करने से पहले हम एक बात को समझ लेते हैं। जो आपकी परीक्षा है, अभी तक आपने उस परीक्षा के अंदर जो भी चीज़ों को देखा है, यानी कितने, हमने जब पहले दिन जाना था तो हमने जाना था कि हमें हिंदी में कितने प्रश्न मिलेंगे, 20 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ये हमने जान लिया था। उस 20 प्रश्न के जानने के बाद हमने ये जाना था कि इसमें टॉपिक हमारा कौन सा होगा। तो टॉपिक में हमें पता चला कि हमारे पास विलोम शब्द है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा फिर से। हमें पता चला कि विलोम शब्द हमारा इसमें है। ठीक है, उसके बाद हमें पता चला कि इसमें हमें पर्यायवाची पढ़ना है, पर्यायवाची था। ठीक है, उसके बाद हमें पता चला कि इसमें हमारे मुहावरे भी आते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। उसके बाद हमें यहाँ पे पता चला कि इसमें हमारे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची, मुहावरे और वर्तनी। ठीक है, और हमें पता चला कि इसमें हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, और हमें पता चला, ये तो हमारा था, यानी ये जो टॉपिक है हमारे शब्दावली के अंदर, ये टॉपिक हमारे 2022 से पहले तक की परीक्षा में आते थे। ठीक है, शब्दावली से। अब इस बात को अच्छी तरह से एक बात समझना, शब्दावली से जो टॉपिक हमारे थे ये कब तक थे? ये 2021 तक। ठीक है, 2021 तक थे ये हमारे। लेकिन 2022 में एक टॉपिक और हमारा जुड़ा। 2022 में एक टॉपिक और जुड़ा, और वो क्या? अनेकार्थक शब्द। ठीक है, अनेकार्थक। इससे पहले की जितनी परीक्षा थी हमारी, उनमें ये नहीं आया था। ठीक है, उससे पहले हमारे सिर्फ वही थे, 5 थे। ये हम कह सकते हैं कि बस कहाँ तक था, यहाँ तक सिर्फ इतना आता था। लेकिन 2022 में हमारा ये भी शुरू हुआ, ऐड हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये बात पता चलती है कि परीक्षक का कोई मोड नहीं है, वो जब चाहे तब शब्दावली के किसी भी पॉइंट को ऐड कर सकता है। ठीक है, हमें ये बात पता चली। उसके बाद जो हमारा व्याकरण का हिस्सा था, क्या? व्याकरण का हिस्सा। व्याकरण के हिस्से में अभी तक हमारे पास था वाक्य, और वाक्य में वाक्य शुद्धि। ठीक है, क्या था? वाक्य शुद्धि। अगर हम बात करेंगे वाक्य शुद्धिकरण,
बस इतना पॉइंट हमारा था व्याकरण के अंदर। कब तक? 2021 तक। ठीक है, 2021 तक हमारा जो पॉइंट था वो वाक्य शुद्धिकरण ही तक था और इसी में आता था। अब इसमें हमारे साथ शुद्धिकरण के साथ और हमारे साथ क्या आता था? रिक्त स्थान आता था। ठीक है, रिक्त स्थान, और एक पॉइंट था प्रतिस्थापन। ठीक है, और एक गद्यांश। ये टॉपिक हमारे कब तक आते थे? 2021 तक। ठीक है, लेकिन 2022 में हमारे व्याकरण में कुछ चीजें और ऐड हुई। 2022 में क्या ऐड हुआ? तो इसमें ऐड हुआ पद के भेद। अब पद के भेद में कौन सा आ गया? संज्ञा से लेकर संज्ञा से अव्यय शब्द तक, यानी अविकारी शब्द तक। ठीक है, और साथ में कौन सा ऐड हुआ? काल। और साथ में वाक्य के प्रकार। ये चीज और हमारी जो ऐड हुई वो किस में ऐड हुई? हमारे 22 में। अब ये बात ध्यान रखिएगा, हमारी जो ये क्लास है परीक्षा, मतलब ये जो हम पढ़ रहे थे, ये क्लास अब हमारी लास्ट क्लास रह गई है, कल की क्लास रह गई है, और इसके बाद एक दिन की क्लास और होगी जो मैं आपकी शब्दावली के लिए लूँगी। तो 2 क्लास हमारी बस रह गई हैं, सारी चीज़ें मैंने करा दी। तो इसलिए जो भाई मैं आज समझा रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी तो आपको बाकी फिर जो दिन बचेंगे उसमें हिंदी के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है वो मैं आज आपको यहाँ पर बता रही हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी में आने वाले अपने 20 प्रश्नों की। ठीक है, एसएससी जीडी का जो हमारा यहाँ पर पेपर आएगा एसएससी जीडी, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 21 से पहले की बात करते थे तो वहाँ पर इसका जो प्रश्न था उस समय 25 प्रश्न आते थे, तब 25 थे, फिर 25 से क्या हो गया, अभी हमारा 20 हो गया। लेकिन अभी वर्तमान समय में हमारा कितना है? 20 है। ठीक है, तो जो परीक्षा की स्ट्रेटेजी बदली है उसी के अनुसार आपको भविष्य के लिए भी जो चीज़ें हैं उन्हें समझना होगा। तो अब हमने यहाँ पर ये जाना कि जो पहले है वो तो हमने पढ़ा ही है, हमारे पास है। अब नया जो आया है, और इस नए आने के साथ हमको ये बात और पता चली है कि इसके अलावा भी कुछ नया आ सकता है अगर परीक्षक का मूड घूमा तो। ठीक है, तो इसीलिए हमें तैयार होना है उस चीज़ के लिए। तो जो पिछले साल में हमारा नया ऐड हुआ है, क्योंकि अभी एकदम से तो बदलेगा नहीं, अभी जो वो फोकस करेगा वो इस चीज़ पे फोकस करेगा जो उसने पिछली साल नया लिया और उस नया लेने के चक्कर में बच्चों से गलतियां हुई हैं। तो आपको जो आएगा वो यहाँ से आएगा, और नया जो टॉपिक है आपका अनेकार्थक शब्द इससे भी ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, तो शब्दावली तो हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो फोकस हमारा हुआ है पद के भेद पर, यहाँ से जिस तरह के प्रश्न हमारे बन सकते हैं हमें उन पर पूरा फोकस करना है। तो आपको यहाँ पूरा ध्यान रखना है, संज्ञा क्या है, कितने प्रकार की है। ठीक है, सर्वनाम क्या है, कितने प्रकार के हैं, विशेषण क्या है, कितने प्रकार का है। अब आप अगर अपनी परीक्षा में देखेंगे तो उसने इस चीज़ को ऐड किया है, लेकिन इस चीज को किस में मिक्स किया है? इन सब में मिक्स किया है। वाक्य शुद्धिकरण के माध्यम से वो पूछ सकता है, रिक्त स्थान के माध्यम से पूछ सकता है, प्रतिस्थापन के माध्यम से पूछ सकता है, और वो कभी कभी गद्यांश के माध्यम से भी पूछ सकता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके गद्यांश को किस तरह से, जैसे मैं कल की क्लास में मैंने आपको गद्यांश पढ़ाया, एक गद्यांश पढ़ाया मैंने आपको जो पूरा गद्यांश था। ठीक है, और एक गद्यांश पढ़ाया था रिक्त स्थान वाला। रात में मैं आप लोगों की एसएससी जीडी का एक अगला प्रश्न पत्र देख रही थी जो आप लोगों को तैयारी करानी है।
तो मैंने उस चीज़ में पाया कि आपको याद होगा कि मैंने हामिद वाली कहानी यानी हामिद वाला पैराग्राफ आपको जो पढ़ाया था, तो उस पैराग्राफ के अंदर यानी जो जो हमें दिया था उसी को उसने यानी जो एक कहते हैं ना पूरा पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाया था, उस पूरे पैराग्राफ के को रिक्त स्थान में बदलकर ही परीक्षक ने आपको दे दिया। तो इससे एक बात और हमें पता चली है कि अभी तक आपके पास जितने भी प्रकार के गद्यांश हैं पीछे, ठीक है, उन सारे गद्यांश को आप पढ़कर छोड़ देना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले भविष्य में किसी पूरे पैराग्राफ वाले ही गद्यांश को उठाकर वो रिक्त स्थान में बदलकर आपके सामने प्रस्तुत कर दे। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आपने गद्यांश को पढ़ा हुआ है पहले से तो आपको वो ज्यों का त्यों परीक्षा में मिल सकता है ना, तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि वो इन सारी चीज़ों को इसके माध्यम से भी पूछ लेता है। तो हमने वाक्य शुद्धिकरण कर लिया है अपना, ठीक है, गद्यांश कर लिया है, और आज हम करने वाले हैं इस प्रतिस्थापन को। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, इस चीज को पहले थोड़ा आपको समझना है कि परीक्षक ने क्या किया है। अभी इस नाम को तो उसने इस बार यानी पिछली बार 2022 में प्रतिस्थापन नाम को किसी ही सेट में दिया है, अन्यथा उसने क्या कहा है आपसे कि रेखांकित शब्द के स्थान पर दिए गए विकल्प में से सही क्या होगा, ठीक है, इस तरह से दिया है। तो इसका मतलब ही होता है प्रतिस्थापन। अब आप इसको समझिएगा कि जब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन जो शब्द है ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। किन शब्दों से? प्रति प्लस स्थापन। यहां पर प्रति का जो अर्थ है, इसका अर्थ है के स्थान, के स्थान पर, और स्थापन का मतलब है रखना, ठीक है। तो यानी जो रेखांकित शब्द है उसके स्थान पर रखना ही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। अब ये जो आपका प्रतिस्थापन है ये किस तरह से बनता है, कैसे, और इसमें वो व्याकरण का कौन सा हिस्सा होता है या शब्दावली का कौन सा हिस्सा होता है जिस पर हमें फोकस करना है। कहने के लिए आपके लिए ये नया टॉपिक होगा, लेकिन ये नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ तरीका अलग है, हम ये कह सकते हैं शैली अलग है प्रश्न को करने की। पर ये वाली जो शैली है ये मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं अपने पर्सनली बात करूं तो ये शैली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस प्रकार से हमारे छात्र कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा और जिन्होंने अच्छे तरीके से मतलब पढ़ाई की है उस चीज़ को लेकर, तो उनके लिए ये बहुत ही सरल तरीका होता है इसे सॉल्व करने का। अब देखेंगे किस तरह से। तो हम आते हैं अपनी प्रतिस्थापन पर जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पॉइंट दिया है आपके सामने। पॉइंट कह रहा है कि प्रतिस्थापन जो है वो किस प्रकार से हमारा हो सकता है, इसमें हमें किस चीज का ध्यान देना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके प्रयोग करने जैसा हो सकता है ये, पर्यायवाची के प्रयोग करने जैसा हो सकता है ये, और त्रुटि सुधार का यानी वाक्य में त्रुटि सुधार करके लिखिए इसके जैसा हो सकता है। और लास्ट 2022 में जो आपका प्रश्न आया उसमें एक और चीज आई, विलोम शब्द, विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए, ठीक है, विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए भी प्रतिस्थापन आपका दिया गया। तो इस तरह से आप यानी इन 3-4 पॉइंट पर आप ध्यान देते हैं तो आपका प्रतिस्थापन हो जाता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ और फिर आप इसे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं, एक उदाहरण दिया हुआ है, देखो आपको थोड़ा दिख रहा होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है या पतला दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम करूंगी इसे, है ना। तो बाकी आप फुल स्क्रीन पे करके देखिएगा तो दिख जाएगा आपको आराम से। आपके पास ये PDF आ जाएगी तो उसमें भी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्रश्न संख्या पहला, और देखो प्रश्न किस तरह से आएगा। प्रश्न ऐसे आएगा कि दिया हुआ है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति ही जीवन में सही फैसले ले पाता है। ये प्रश्न, ये वाक्य दे दिया, उसके बाद दिया होगा दिए गए वाक्य में रेखांकित
रेखांकित वाक्यांश के लिए प्रयोग होने वाला एक शब्द निम्न विकल्प में से चुनिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। चालाक कहेंगे, विवेकी कहेंगे, तेज तर्रार कहेंगे या विद्वान कहेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। तो अब उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को एक शब्द में आप क्या बोलेंगे? तो ये क्या है आपका? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हिस्सा। ठीक है, तो हमें पता है, हम पढ़ते ही हैं कि उसको हम क्या कहते हैं? विवेकी कहते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? शब्द विवेकी। और देखो वाक्य भी क्या बन गया कि विवेकी व्यक्ति ही जीवन में सही फैसले ले पाता है। वाक्य भी हमारा शुद्ध है और सही है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने सही विकल्प चुना है या नहीं, क्योंकि हम वाक्य को भी बनाकर देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये बताना है। अब जब आप ऊपर से देखते हो तो आपको लगता है कि पता नहीं ये कौन सा टॉपिक है, हमने तो पढ़ा नहीं है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप गौर से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ये तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, दूसरा प्रश्न करके देखेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है विद्यापति के पद गाए जा सकते हैं। ठीक है, ये दिया। अब क्या होगा? प्रश्न आगे लिखा होगा कि दिए गए रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा? विकल्प दिया है गेय, विकल्प दिया है पठनीय, विकल्प दिया है कठिन, विकल्प दिया है गोपनीय। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि गाए जा सकने वाले जो पद हैं उनको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो जो गाया जा सकने वाला है उसे हम गेय कहते हैं। गेय मतलब गाया जा सकने वाला। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर गेय हो जाएगा। पठनीय का मतलब है जिसे पढ़ा जा सके। ठीक है, कठिन का मतलब है जो कठिन हो। ठीक है, गोपनीय का मतलब जो गुप्त हो। तो हमको पता चल गया कि विद्यापति के पद गेय हैं, मतलब गाए जा सकने वाले हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इस तरह से मैम 2023 में क्या नया आ सकता है इस बार? देखो बेटा, जहां तक मेरा अनुमान है और मुझे जो लग रहा है कि इस बार बिल्कुल सेम टू सेम ही पैटर्न आएगा जो आपका 2022 में था। अगर आप 2022 के सारे प्रश्नोत्तर को एकदम से रट जाएं ना, एकदम कॉपी कर लें, तो आप ये समझ लीजिए कि आप 20 में से 20 लगा के आएंगे। बहुत सारे प्रश्न आपको ज्यों के त्यों भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो गलत किए होंगे छात्रों ने ज़्यादा, उन प्रश्नों के वापस आने की संभावना है। तो इस बार नहीं बदलेगा पैटर्न आपका, क्योंकि पिछली बार जो है सारी चीज़ें बदली थी, आयोग बदला था, फ्रेम सारी चीज़ें बदली थी इसमें। ठीक है, तो इस वजह से आपके सामने जो बदलाव आपके सामने आया है वो वैसा ही रहने वाला है इस बार भी, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैंने आपको समझाया कि हमने बाकी पिछली साल की तुलना में क्या नया देखा था पिछली साल की परीक्षा में, तो वो मैंने आपको बताया और हम उस चीज़ पर फोकस करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर आपके जो प्रश्न आ सकते हैं वो आ सकते हैं जो पद के भेद हैं उनमें से, जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं अलग से। इसीलिए जो मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ उन प्रश्नोत्तरों को आप करिए और हमेशा उसकी व्याख्या भी देखिए। जो मैं व्याख्या यूट्यूब पे करवा रही हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं उन सारे जो प्रश्नोत्तर आपको यूट्यूब पे कराए हैं, आप यूट्यूब पे नहीं जाना चाहते तो मैं आपको जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म होगी कल के बाद, कल हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद आपके जो प्रश्नोत्तरों की व्याख्या है वो मैं यहीं पे इसी क्लास में डलवा दूंगी। आप इसी क्लास में हर दिन देखते रहना कि कौन सा प्रश्न हमारा आया है। भले ही आपको यूट्यूब पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन में आना, एप्लीकेशन में अपना देखकर काम करना। ठीक है, उसी तरह से। और जो आपको प्रश्नोत्तर दे रही हूँ मैं हर बार, उन सारे प्रश्नोत्तरों को करते रहिए। ठीक है, और बाकी जो शब्दावली है, अब जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी हर दिन आपको क्या करना है? शब्दावली को रटना है। मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी पढ़ाया है उन सारी वीडियोस को एक बार दोबारा और पढ़ लेना फिर से, जितना समय आपका बचा हुआ है। तेज स्पीड पे करके पढ़ लेना ताकि आपके दिमाग में रिफ्रेश हो जाएंगी सारी चीज़ें, है ना। और इस तरह से आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे, मुझे इस तरह का लगता है, मुझे विश्वास है। आप लोग अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके 20 में से 20 अंक आएंगे ही आएंगे। ये बात समझ लेना, आपके 20 में से 20 अंक आएंगे। मुझे इतना भरोसा है कि अगर आपने मेरे बताए हुए रास्ते पर चला और आपने उस तरह से काम किया तो आप आराम से सफल होंगे। ठीक है,
चलो देखो, अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि यह शीशा जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो यह शीशा है, मतलब अब ये कैसा शीशा है, तो ये बताया जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो इसके लिए एक शब्द हमें लेके आना है। पारदर्शी होगा, अपारदर्शी होगा, समदर्शी होगा या दर्शनीय होगा। अब हम जानते हैं पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा है हमारा, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी अपारदर्शी। तो ये शीशा अपारदर्शी है, ये वाक्य बन गया। अब आगे जाए, समदर्शी मतलब जो समान दिखाई देते हों उनको समदर्शी कहेंगे, ठीक है। दर्शनीय मतलब जो दर्शन के योग्य हों या जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आ गया, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, बी हो गया। नंबर 4 देखेंगे, प्रश्न 4, सड़क पर पड़ी लावारिस आगे दिया है जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। तो जिस पर संदेह हो, अब ये जो जिस पर संदेह हो, इसके लिए एक शब्द आपको लेकर आना है, मुमुक्षु, अशक्त, श्लिष्ट या संदिग्ध। तो आपको पता है मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा करने वाला, अशक्त मतलब जिसमें शक्ति ना हो, ताकत ना हो, ठीक है। श्लिष्ट मतलब जो योग्य होता है या उचित सही के लिए रखते हैं हम, और संदिग्ध का मतलब होता है जिस पर कुछ संदेह हो, ठीक है। तो संदेह हो ही बात है, जिस पर संदेह हो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर संदिग्ध हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो सड़क पर पड़ी लावारिस संदिग्ध वस्तु को छूना नहीं चाहिए, हमारा वाक्य बन गया और सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन, यानी इस स्थान पर हम यहाँ से इसको उठाकर यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो वही प्रतिस्थापन है। आगे देखते हैं। अब नंबर 5 हमारा क्या कहता है, हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 हमारा कहता है कि राम घुटने तक बाँह वाले थे। अब इसके लिए घुटने तक बाँह वाले, इसके स्थान पर हमको यहाँ पे शब्द रखना है लंबी बाहें, लंबे हाथ वाले या लंबोदर या अजान बाहु। तो आपको पता है कि लंबी बाहें वाला या घुटने तक बाह वाले को हम क्या कहते हैं, अजान बाहु कहते हैं एक शब्द में। तो इसलिए जो हमारा उत्तर है वो क्या आ जाएगा, अजान बाहु आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। चलो अब देखो पॉइंट नंबर 6, सूरदास का वात्सल्य वर्णन तुलना के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिया कि तुलना के योग्य नहीं हो, जो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, विकल्प दिया है तुलना के योग्य, अतुलनीय, तुलनीय या अपकर्ष। तो हमको पता है जो तुलना के योग्य नहीं होता उसको हम एक शब्द में कहते हैं अतुलनीय। क्या कहते हैं, अतुलनीय। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अतुलनीय। यानी सूरदास का वात्सल्य अतुलनीय है, यानी तुलना नहीं की जा सकती, वो तुलना के योग्य नहीं है, उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती, तो वो क्या है, अतुलनीय है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चला, तो हम इस तरह का उत्तर यहाँ पर देते हैं। तो ये था हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला हिस्सा। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट कि किस तरह से हमारे पर्यायवाची या त्रुटि सुधार के लिए होता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे पर्यायवाची वाला, ठीक है। तो पर्यायवाची वाला किस तरह से प्रश्न आपका दिया हुआ होता है, तो ये आपको देखना है। यहाँ कह रहा है प्रश्न किस तरह से होगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अब इस बार उसने क्या किया है, ये इस तरह से दिया। इस बार जो प्रश्न आपका दिया है वो उसने इस तरह से दे दिया है कि दिए गए रेखांकित खंड के स्थान पर निम्न विकल्प में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बस इतना दे दिया है, वहां पर ये प्रतिस्थापन जो शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह से अब हमको पता है, करा तो ये वही काम रहा है, डायरेक्ट करें या इनडायरेक्ट करें, है ना।
तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला पॉइंट हमारे सामने दिया है, जब हम देखेंगे कि धरती पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। इसमें रेखांकित क्या है? धरती इसमें रेखांकित है। अब धरती के स्थान पर, तो क्योंकि हमें पता है कि ये वाला कौन सा है, ये पर्यायवाची वाले शब्दों वाला है, तो अब हमें धरती का पर्यायवाची शब्द खोजना है 4 विकल्प में से। समूह, वृक्ष, पृथ्वी, भुजंग। तो हमें पता है धरती का पर्यायवाची क्या आ गया? पृथ्वी आ गया। तो हमारा उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा? पृथ्वी। अब इसमें एक चीज और समझिएगा कि इसी प्रश्न में एक और प्रश्न उसने रखा कि दिए गए शब्द में, यानी जो रेखांकित शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, मतलब यानी दिए गए रेखांकित शब्द का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 शब्द इसके पर्यायवाची होंगे, तो वो तो इसके पर्यायवाची हो गए, और चौथा शब्द कोई ऐसा होगा जो इसका पर्यायवाची नहीं है, और वही आपको बताना है कि जो इसका पर्यायवाची नहीं है, तो फिर आपको वो चुनना होगा। तो कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, एक सीधा तरीका होता है, आपको शब्द दे दिया कि जैसे धरती का पर्यायवाची बताओ, या धरती का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न इस तरह से हो गया। लेकिन दूसरा प्रश्न, अब उसने क्या किया कि वाक्य में प्रयोग कर दिया, धरती पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं, और इसमें धरती को रेखांकित करके कह दिया कि अब इस वाक्य में जो धरती शब्द है उसका पर्यायवाची बताना है, या उसका पर्यायवाची नहीं है जो वो बताना है। तो क्या किया है उसने? सिर्फ आपको समय में, मतलब आपके समय को उलझाने के लिए एक लंबा प्रश्न बनाया, और कुछ नहीं। तो आप जब प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आपकी प्रैक्टिस, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है शब्दों को पढ़ने की, वाक्य को पढ़ने की, प्रश्न को पढ़ने की, तो आप बहुत तेजी से उसे कर पाते हैं और समझ भी जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे दूसरा प्रश्न जो हमारा दिया है, दिए गए विकल्प में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। अब इसमें रेखांकित क्या है? उद्देश्य। अब इसके स्थान पर हमें इसका पर्यायवाची रखना है। प्रवर्तन होना चाहिए, प्रयोजन होना चाहिए, प्रबोधन होना चाहिए, साधन होना चाहिए। तो उद्देश्य का अर्थ होता है प्रयोजन। ठीक है, और उद्देश्य का पर्यायवाची क्या है? प्रयोजन। कि जीवन में मतलब जीने का कुछ तो प्रयोजन होना चाहिए। तो इस तरह से ये उत्तर आ जाएगा बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 9 लेते हैं। पॉइंट नंबर 9, सार में परिष्कृत रचना के गुणों का होना आवश्यक है। और फिर ये क्या पूछ रहा है? जो रेखांकित शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है, ये पूछ रहा है। तो रेखांकित शब्द है सार। अब सार का पर्यायवाची बताना है इनमें से। संक्षेपण होगा, पल्लवन होगा, टिप्पण होगा, या प्रतिवेदन होगा। तो देखो, सार का मतलब होता है कोई बड़ी चीज है उसका छोटा रूप, निष्कर्ष। ठीक है, तो अब यहाँ पे निष्कर्ष शब्द तो दे है ही नहीं, तो क्या है? संक्षेपण दिया है, और संक्षेपण का मतलब ही होता है किसी बड़ी चीज का क्या करना? छोटा रूप। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? सार का संक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, अगला प्रश्न हमारा क्या आएगा? प्रश्न संख्या 10, दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आगे दिया है किसका? निरादर, इच्छा, अवहेलना, तिरस्कार। तो अब यहाँ पर जो उपेक्षा शब्द है इसका पर्यायवाची हमको यहाँ पर बताना है। तो उपेक्षा का पर्यायवाची क्या हो गया? शब्द है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, निरादर भी उपेक्षा का पर्यायवाची है। ठीक है, अब इच्छा तो होगा ही नहीं, अवहेलना भी इसका पर्यायवाची है, और तिरस्कार भी इसका पर्यायवाची है। अब ये 3 आ गए, और जबकि हमें चुनना है इन तीनों में से कोई एक। तो जब अगर हमें 3 मिल गए तो अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, और थोड़े थोड़े से अंतर में हमें देखना है इस वाक्य को पूरा करने वाला जो सही वाक्य शब्द होगा वो चुनना है। कि दोनों में से किसी की निरादर नहीं किया जा सकती दिया है, तो निरादर तो क्या होता है? स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग होता है, तो निरादर कट जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से दोनों में से किसी की ... आगे देखेंगे, तिरस्कार नहीं की जा सकती, तो तिरस्कार भी पुल्लिंग होता है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब हमें वाक्य के हिसाब से चुनना है। तो दोनों में से किसी की
अवहेलना नहीं की जा सकती। अवहेलना जो है स्त्रीलिंग है, तो यही हमारा क्या आ गया, प्रश्न बन गया। बात समझ में आई? तो वाक्य के साथ आपको बिल्कुल सटीक उत्तर देना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसमें हम लिंग, वचन और कारक का भी ध्यान रखते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है, हमारा ईश्वर में विश्वास है। अब इसमें रेखांकित शब्द है ईश्वर, और ईश्वर के स्थान पर आपको 4 विकल्पों में से किसी एक को चुनना है। विष्णु, शंकर, भगवान, कृष्ण। तो ईश्वर का पर्यायवाची भगवान होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम शंकर और विष्णु और कृष्ण ये भी तो भगवान है। ये भगवान हैं, लेकिन इनके अपने नाम हैं। लेकिन जो भगवान शब्द है वो कॉमन है, जातिवाचक है। वो क्या है? जातिवाचक, ठीक है। तो हमें जातिवाचक ही रखना पड़ेगा कि हम ईश्वर और भगवान सबके लिए बोल देते हैं। विष्णु को भी, शिव को भी, कृष्ण को भी कि भगवान है, ईश्वर है ना, ये सब कह सकते हैं। तो ये वो जातिवाचक रूप में आता है, तो आपका उत्तर भी तो वही होगा, ठीक है। चलो आगे दिया है हमारा प्रश्न 12। प्रश्न 12 कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं। तो मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा कर रहा हूं। अब यह देखो, यहाँ पे शब्द है इच्छा, वासना, कामना, आराधना। तो यहाँ पर शब्द क्या आ जाएगा? आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा और कामना, ठीक है। दोनों इसके पर्यायवाची होते हैं। तो ये दोनों तो है ही नहीं, तो ये तो कट गए। अब आगे 2। अब आपके दिमाग में सबसे ज्यादा समस्या आपको ऐसे वाक्यों में देती है कि अब कौन सा लगाएं, इच्छा लगाएं कि कामना कहें। तो जब हम कहते हैं कि मैं आपके सुखी जीवन की इच्छा करता हूं या सुखी जीवन की कामना करता हूं, तो इन दोनों वाक्यों में, मतलब दोनों शब्दों में सबसे पहला चुनाव हम कामना शब्द का करते हैं, ठीक है। इसका नजदीक क्या है? कामना। जब हम किसी के लिए आशा करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, कुछ कि मैं ऐसी कामना करता हूं, ठीक है। इच्छा और कामना दोनों में यही अंतर होता है, ठीक है। तो जब हम किसी के ऐसे कहते हैं ना कि जो नहीं है और हम उसकी उम्मीद कर रहे हैं, तो वहां पे हम कामना शब्द का प्रयोग करेंगे इच्छा से पहले। अगर कामना विकल्प में नहीं है तो फिर आप इच्छा लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इच्छा कट जाएगा, तो कामना इसका उत्तर आ जाएगा और हमें इसका उत्तर लिखना है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना जब भी करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, बड़े ठाकुर तो दयालु हैं, किंतु उनकी स्त्री बहुत क्रूर है। उनकी स्त्री ये दिया है यहाँ पर। अब इसके स्थान पर हमको विकल्प चुनना है। विकल्प दिया है उनकी महिला, ठकुराइन, ठकुराइन, ठकुराई। इनमें से कौन सा होगा? तो बड़े ठाकुर, अब जब ये ठाकुर हैं तो ठाकुर का स्त्रीलिंग ही वहां पर आएगा, तो उनकी महिला तो कट गया, ठीक है। अब ठकुराइन शब्द होगा। अब कौन सा सही है? ठकुराई तो होता नहीं है। अब यहाँ पे है ठकुराइन या ठकुराइन। एक में बड़ी ई की मात्रा, एक में छोटी ई की। तो ध्यान रखना, बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है। तो आपका उत्तर क्या आ गया? ठकुराइन, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, बड़े ठाकुर तो दयालु हैं किंतु ठकुराइन बहुत क्रूर हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारा प्रश्न आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रत्येक मनुष्य शुरुआत में अनाड़ी ही होता है, यहाँ पर दिया है। अब यहाँ शब्द है अनाड़ी। अनाड़ी शब्द को यहाँ पर हमें क्या दिखाना है? एबीसी का प्रतिस्थापन करना है, तो 4 में से किसी एक शब्द को निकालना। अनाड़ी का मतलब क्या होता है? अनाड़ी का मतलब होता है जिसके पास किसी भी प्रकार का अनुभव ना हो, या नया नया है जो अभी किसी काम में। तो अनुभवी नहीं होगा, ज्ञानी नहीं होगा, दुष्कर्मी नहीं होगा। क्या बच गया? अनुभवहीन, ठीक है। तो प्रत्येक मनुष्य शुरुआत में अनुभवहीन होता है और धीरे धीरे अनुभव होते होते ही उसको क्या होता है? अनुभव होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रश्न संख्या 15। आज के मानव ने लगभग सभी चीजें बनावटी बना ली हैं। तो आज के मानव ने लगभग सभी चीजें बनावटी बना ली हैं। यहाँ पे विकल्प दिया है हमारा कृत्रिम, अकृत्रिम, प्राकृतिक, नैसर्गिक, और शब्द हमें क्या हटाना है? बनावटी। तो बनावटी का यहाँ पर जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? तो बनावटी का पर्यायवाची है कृत्रिम,
ठीक है। अकृत्रिम, प्राकृतिक और नैसर्गिक, ये तीनों प्राकृतिक का क्या है, पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची हो गए तो ये कट जाएंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा कृत्रिम। आज के मानव ने लगभग सभी चीजें कृत्रिम बना ली हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने ये देखा है, ये हमारा क्या था, ये हमारे पर्यायवाची पर आधारित था। अब तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है त्रुटि सुधार, यानी वाक्य शुद्धिकरण वाला भी ऑप्शन हमारा जब आता है प्रतिस्थापन के लिए, यानी उसके स्थान पर रखने के लिए, तो वो किस प्रकार से होता है, तो अगला पॉइंट हम देखेंगे उसको। ठीक है, पॉइंट आता है हमारा वाक्य में त्रुटि सुधार। तो जब हम देखेंगे तो फिर वही प्रश्न उसी तरह से आता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर निम्न विकल्प में से उचित विकल्प को चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न संख्या 16 अगला, कि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजड़ा और बसाया गया नहीं है, हाँ मतलब ये गलत त्रुटि है इसमें, बसा गया, ठीक है, बसियाया गया। तो अब यहाँ पर क्या हमारा सही होगा, अब हमें इन चार में से देखना है जो दिया है। कई बार उजड़ा और बसाई गई, तो देखो ध्यान देना, क्योंकि जो दिल्ली है तो उस दिल्ली के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे ये हमें ध्यान देना है। फिर आगे दिया है कितनी बार उजड़ा और बसाया गया, फिर आगे दिया है कई बार उजड़ी और बसाई गई, तो या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आएगा इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजड़ी और बसाई गई, या दिल्ली भी कितनी बार उजड़ा और बसाया गया, या दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाई गई। तो इनमें से कौन सा होगा। अब बदलाव की तो आवश्यकता है क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ गलती हो गई है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो दिल्ली शब्द है ये इसे हम किस में लेते हैं, दिल्ली स्त्रीलिंग में लेकर आते हैं या पुल्लिंग में लेकर आते हैं। तो हम देखते हैं कि दिल्ली राजधानी थी, हम ऐसे बोलते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि दिल्ली राजधानी था या इस तरह का शब्द। तो दिल्ली के लिए हम स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग का। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे पुल्लिंग और यहाँ स्त्रीलिंग, तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पे पुल्लिंग दिया हुआ है तो ये भी हमारा गलत हो गया। कई बार उजड़ी और बसाई गई, तो दिल्ली राजधानी है, अब राजधानी जो है वो स्त्रीलिंग में आ जाती है, तो इस वजह से हम जो दिल्ली शब्द के लिए वो स्त्रीलिंग लगाते हैं और इसका उत्तर हो जाता है इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई। ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। हमें यही देखना होता है जब वाक्य त्रुटि में आता है। फिर उसके बाद अगला आता है पॉइंट हमारा, इस कमरे में केवल 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठी हैं। तो ये देखना है, अब यहाँ पर एक लड़की बैठी हैं, ये इसके स्थान पर हमें लेके आना है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्या, तो यहाँ पर ध्यान देना कि बदलाव की आवश्यकता तो है। अभी हम देखेंगे, यहाँ पर दिया है इस कमरे में केवल 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, तो क्या होगा, बैठी हैं या बैठे हैं, ये आपको चुनना है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अब याद करना है इस तरह की त्रुटि के लिए, आपको याद करना है वो दिन जिस दिन मैंने आपको वाक्य शुद्धिकरण के नियम पढ़ाए। तो मैंने जब वाक्य शुद्धिकरण के नियम आपको पढ़ाए तो उसमें मैंने एक नियम पढ़ाया था कि यदि किसी वाक्य में 2 भिन्न लिंग के कर्ता आए हों, 2 भिन्न लिंग के कर्ता का मतलब एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, अगर ये आए हों तो उस वाक्य की क्रिया सदैव पुल्लिंग में होती है। किस में होती है, पुल्लिंग में होती है। तो अब हमें यहाँ पर ये पता चल गई कि यहाँ पर कितने लोग हैं, 2 लोग। कह रहा है इस कमरे में केवल 2 लोग, कॉमा लगा के एक लड़का और एक लड़की, यहाँ पे भी कॉमा लग रहा है। अभी 2 लोग कौन हैं ये बता रहा है कि एक तो लड़का है यानी पुल्लिंग और एक लड़की यानी स्त्रीलिंग। तो अब इनकी क्रिया क्या होगी, बैठी हैं,
तो हमको पता है कि 2 हैं तो बहुवचन, मतलब बहुवचन तो है ही, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या होगी, पुल्लिंग होगी। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है बैठा है, ये तो एक वचन हो गया, तो इस कारण से कट जाएगा। बैठी हैं, ये स्त्रीलिंग हो गया, इस कारण से कट जाएगा। और बैठे हैं, यही इसका उत्तर होगा और यही त्रुटि इसमें सुधार होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। बात समझ में आ गई। तो वाक्य शुद्धिकरण वाले सुधार आपके ये होते हैं, यानी त्रुटि सुधार में ये आपका पॉइंट आता है, तो आपको ऐसे बदलना होगा उसको। ठीक है, अब आगे आता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 18, मोहन को काटकर सेब खिलाओ। अब यहाँ पर दिया है क्या इस वाक्य में अशुद्धि है, तो सबसे पहले तो आप विकल्प में जाने से पहले वाक्य की शुद्धि अशुद्धि खोज लिया करो। अब यहाँ पर दिया है मोहन को काटकर सेब खिलाओ। अरे मोहन को थोड़ी ना काटा जाएगा, सेब को काटा जाएगा। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि मोहन को सेब काटकर खिलाओ। तो ये सेब कहाँ आएगा, इससे पहले आएगा। ठीक है, तो मोहन को सेब काटकर खिलाओ ये होना चाहिए। तो देखेंगे मोहन को सेब काटकर, तो इसमें दिया हुआ है। अब सेबों मोहन को काटकर, तो ये गलत हो गया। मोहन से काटकर सेब, मोहन से थोड़ी काटा जाएगा, या काटकर सेब को मोहन, ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया, हमारा उत्तर ए हो गया, मोहन को सेब काटकर खिलाओ। तो ये हमारा उत्तर हो गया ए। ठीक है, इस तरह से हमें इसे करना है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थीं। अब यहाँ पर दिया है गले में, इसके स्थान पर आपको चुनना है, सीने में, मस्तिष्क में, पैरों में, भुजाओं में। तो भाई पराधीनता की बेड़ियां कहाँ डाली जाती हैं, बेड़ियां पैरों में डाली जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब पैरों में डाली जाती है तो सीने भी कट गया, मस्तिष्क भी कट गया, ठीक है, भुजाओं भी कट गया। पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, ठीक है, पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी पैरों में, तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 हमारा ये कहता है मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे दिया है स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पर्धा होगा या कुछ और होगा। स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से, तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से, तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये क्या कह रहा है, वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है, तो ये क्योंकि मित्र रिश्तेदार की बात नहीं करेगा, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है, तो रिश्ता जो शब्द है यानी रिश्ते की तुलना रिश्ते से ही करेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से, तो रिश्तेदार कट जाएगा, तो जहाँ भी रिश्तेदार आ रहा है वो कट जाएगा। रिश्तेदार कट गया, रिश्तेदार से रिश्तेदार नहीं भाई, रिश्ते की तुलना रिश्ते से ही करेंगे। तो ये 2 कट गए, तो मिल गया आपको तुलना किसी अन्य रिश्ते से। तो इसमें जो उत्तर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। तो ये वाक्य हमारा शुद्ध हो गया और इसके स्थान पर ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे करेंगे। आगे आता है हमारा प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कहता है प्रत्येक मनुष्य को धर्म के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे दिया है धर्म के कार्य। अब धर्म के, तो इसके स्थान पर हम किस शब्द को रख सकते हैं, तो यहाँ दिया है धर्मीय, धार्मिक, धर्मवान या धर्मवीर। तो हमको पता है कि धर्म के, तो इस कार्य की विशेषता बताने के लिए हम धर्म शब्द का विशेषण बनाएंगे। और धर्म शब्द का विशेषण क्या होता है, धार्मिक होता है। क्या होता है, धार्मिक। तो प्रत्येक मनुष्य को धार्मिक कार्यों में सहयोग करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारा वाक्य शुद्ध हो गया, तो ये वाक्य आ गया। अब आगे आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 22, दिए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करके उपयुक्त विकल्प चुनना है। मेरा बेटा बकरी को घुमाया, तो इसे हमें यहाँ पर शुद्ध करना है। अब इसने हमको रिक्त स्थान देकर कहा है कि शुद्ध आपको इस स्थान पर करना है, वाक्य शुद्ध होना चाहिए। तो अब यहाँ पर बकरी को घुमाया, तो अब आपको ध्यान देना है
यहाँ पर कि जो ये घुमाया क्रिया है, ये क्रिया है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब ये एक वचन है, पुल्लिंग में आ रही है। तो अब क्रिया का जब संबंध ना कर्ता से हो ना कर्म से हो, तो वो कौन सी स्थिति होती है? तो वो स्थिति होती है कि जब कर्ता के साथ भी कारक चिन्ह हो और कर्म के साथ भी कारक चिन्ह हो। तो मैंने जब आपको वाक्य शुद्धिकरण के नियम कराए थे, तो उसमें नियम कराया था नियम नंबर 3, जिसमें बताया था कि जब कर्ता कारक चिन्ह के साथ आए और कर्म भी कारक चिन्ह के साथ आए, तो उसकी क्रिया क्या हो जाती है? स्वतंत्र हो जाती है, यानी वो एक वचन पुल्लिंग की हो जाती है। तो अब इसमें आपको यहाँ दिया है मेरा बेटा, तो ये जो मेरा बेटा है इसको कारक चिन्ह के साथ जोड़ना है आपको। तो वो वाक्य तब जब आप, क्योंकि बकरी के साथ तो कारक चिन्ह आ ही गया है, तो आपको इसके साथ भी कारक चिन्ह जोड़ के तब ये आपका सही होगा। तो यहाँ पे मेरे बेटे ने, तो ये हो गया मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, ये होगा, या मेरी बेटा ने। तो यहाँ पे मेरी और फिर बेटा, पहले तो ये गलत हो गया। फिर आया मेरा बेटा ने, तो आपको पता है जब कारक चिन्ह लग गया तो पुल्लिंग आकारांत जो होता है वो एकारांत में बदल जाता है। ये हमने किस में पढ़ा? ये हमने वचन में पढ़ा। तो अब ध्यान देना, छोटी सी चीज में वाक्य शुद्धिकरण में आपका वचन भी पूछा जा रहा है, कारक चिन्ह भी पूछा जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? मेरे बेटे ने, तो ये ही हमारा क्या होगा? शुद्ध होगा। तो वाक्य कैसे बनेगा? मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, और वाक्य क्या हो गया हमारा? शुद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम वाक्य को करते हैं। बात समझ में आई? अब अगर आपका दिमाग चाचा चौधरी की तरह तेज चलता है और मैंने आप लोगों से एक बात कही कि जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसको दिमाग में सेट करते चले जाओ, जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे हमें उस समय समझ में आएगा कि हमारा कौन सा नियम कहाँ पे लागू हो रहा है। अगर आप अपने दिमाग में हर नियम को पूरा ऐसे ही छाप लेते हैं जैसा कि मैंने बताया है, तो जब वाक्य में आपका प्रश्न सामने आता है तो आपको याद आ जाता है कि यह तो प्रश्न उस नियम के आधार पर सही हो रहा है, और यही तरीका होता है आपके प्रश्नों के सही होने का। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, अब जैसे जिस समय मैं आपको पढ़ा रही थी आपको ये लग रहा होगा पता नहीं परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा, पता नहीं परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा। उस समय कमेंट करके भी कुछ छात्र ऐसे परेशान हो रहे थे, पता नहीं परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे आएगा। अब आपको बात समझ में आई ना? तो मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बीच में ही छोड़ दूंगी, मैं आपको प्रश्न नहीं करके दिखाऊंगी, मैं प्रश्न भी करके दिखाऊंगी। मैं दिखा रही हूँ आपको कि आपकी परीक्षा में कैसा आ रहा है। तो अब मैं समझती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि किस तरह से हमें उन पॉइंटों पर फोकस करना है जो हमें सिखाए गए हैं। ठीक है, ताकि हमारी परीक्षा में आपको जस के तस मिलेंगे। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है पॉइंट नंबर 23, यहाँ पे दे रहा है। पॉइंट नंबर 23 कहता है हमारा संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत सुंदर और मधुर हुआ करता था। अब इसमें हमें जो बदलना है वो इसको बदलना है। तो अब इस स्वाभाविक सी बात है, हमें पता चल गया कि जो संस्कृति दिया हुआ है, तो संस्कृति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होता है। अब स्त्रीलिंग के साथ हमें स्त्रीलिंग सर्वनाम की ही आवश्यकता होगी, क्योंकि हमने वाक्य शुद्धिकरण में एक पॉइंट क्या पढ़ा कि वाक्य में दी गई संज्ञा का सर्वनाम का लिंग वचन उसी आधार पर होता है जो उसकी संज्ञा में है। ठीक है, यानी जो उसके संज्ञा का है। और यही पॉइंट हमने पढ़ा, उसका विशेषण भी और उसकी क्रिया भी। तो अब यहाँ पर हमें पता है क्योंकि संस्कृति शब्द है हमारा स्त्रीलिंग, तो इसके लिए सर्वनाम यहाँ पे हमारा आया है, तो ये हमारा जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृति तो स्त्रीलिंग है, तो हमारा क्यों होगा? हमारी होना चाहिए। तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ दिया है हमारी संस्कृति, तो यहाँ पे वर्तनी अशुद्धि हो गई, तो इसलिए ये कट जाएगा। तो हमारी संस्कृति, अब यहाँ पे हमारी संस्कृति की गुरु और शिष्य का संबंध बहुत, तो फिर ये की के कारण
ये गलत हो जा रहा है। फिर हमें समझ में आता है हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत सुंदर और मधुर हुआ करता था। तो हमारा सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से हमें पता चलता है। तो कैसे आपको चीज़ों को शुद्ध करना है, कैसे समझना है, ये आपको मैंने यहाँ पर समझाया। ठीक है, तो यही आपका प्रतिस्थापन है और इस तरह के और प्रश्न आपके यहाँ पर दिए हैं परीक्षा में जो पूछे गए। तो इनको आप करके देखिएगा जो पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, इनको आप अपने हिसाब से करके और समझते हुए देखना। ये केवल प्रतिस्थापन वाले ही शब्द मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रश्नों को हल करते समय उन सारे नियमों को याद रखिएगा अपने दिमाग में जो मैंने आपको समझाए हैं। अभी जो मैंने आपको वाक्य त्रुटि जो समझाई यहाँ पर, इसमें आपको थोड़ा सा एहसास हुआ होगा कि मैम ने जो वाक्य शुद्धिकरण के नियम हमको समझाए हैं, हमें एक बार फिर से उन्हें पढ़ना चाहिए और उनको ध्यान में रखना चाहिए। आपके दिमाग में ये आया होगा। तो जो मैंने आपको क्लास दी है वाक्य शुद्धिकरण की 2 दिन की क्लास, उस क्लास को एक बार फिर से आप सभी लोग दोबारा दोहराइए और फिर से उनको पढ़िए ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ सकें कि हाँ इसमें हमें किस तरह से करना है, कैसे करना था। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो उसको करते हुए आपको इसमें सुधार करना है और इसी तरह से अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है मैम, यूपी पुलिस के लिए नया बैच कब आएगा? बेटा देखो, मैंने बार बार आपको समझाया है कि क्लास में इस तरह की बातें मत पूछा करो। ऐसी बातों के लिए आपको ऑफिस में नंबर दिया हुआ है, उसमें पूछ लिया करो। और वैसे भी अगर आप देखोगे एप्लीकेशन पर, तो जब आप देखते हो नया बैच आ चुका है तो आप थोड़ा खोल के देख लिया करो, है ना, अपने आप भी देख लिया करो, या ऐसे ही। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अब हमारा एक पॉइंट और रह गया है। अब जैसे मैंने आपको कल की क्लास में गद्यांश समझाया कि गद्यांश कैसे करना है आपको, फिर आज मैंने आपको प्रतिस्थापन समझाया कि कैसे आपको प्रतिस्थापन करना है, और एक पॉइंट और हमारा रह गया रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान कैसे करना है ये भी आप जानते हो। तो हमें ये एहसास हो गया कि प्रतिस्थापन करने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता है? तो प्रतिस्थापन करने के लिए भी हमें व्याकरण और शब्दावली की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही रिक्त स्थान को करने के लिए भी हमें व्याकरण का ज्ञान और शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो जब यानी कुल मिला के हमें सार एक समझ में आता है। अगर हमें हिंदी के व्याकरण का और हिंदी की शब्दावली का संपूर्ण ज्ञान है तो हिंदुस्तान की कोई सी भी परीक्षा क्यों ना हो, वो किसी भी, चाहे उसमें 10 अंक हों, चाहे 20 अंक हों, चाहे 50 हों, चाहे 40 हों, चाहे 70 हों, चाहे 60 हों, चाहे 200 हों, चाहे 100 हों, किसी भी अंक को हम बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। बस शर्त है कि हमें सामान्य हिंदी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसका व्याकरण और उसकी शब्दावली का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ।